बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर आज़ाद रजिस्टर्ड पर्सन एंड एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018 अवेलेबल। नाउ नंबर 1, टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है? 6 मिलियन की, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। इस पे लगाएं 17%। सब लोग कैलकुलेट उठाएं सब लोग। 6 मिलियन का निकालें 17%, 1,20,000 बनेगा। यस और नो? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। गुड, ओके, सही है। अच्छा जी, और जब 6 मिलियन में आपने 17% सेल टैक्स ऐड कर दिया तो अब जो आंसर इंक्लूसिव सेल टैक्स आ रहा है वो 117 के बराबर है। मतलब कभी अगर इत्तफाकन आपको किसी ऐसी वैल्यू से सेल टैक्स निकालना पड़ जाए जो कि इंक्लूसिव सेल टैक्स है, तो फिर ये इसका आप डायरेक्ट 17% नहीं निकाल सकते। ये 100% है, ये 17 है, तो ये 100 + 17 है। इस वैल्यू को डिवाइड करें 117 से, मल्टीप्लाई करें किससे? 17 से। आपको दोबारा ये बैलेंस मिल जाना है। 100 + 17 इज इक्वल्स टू 117। यस और मार्कअप वाला कॉन्सेप्ट? जवाब दें। ठीक है, इसी तरीके से आपने रॉ मटेरियल परचेज किए हैं 9,200,000 के, उस पर ऊपर आपने सेल टैक्स पे किया 1,564,000 का। लेकिन आपने एक ही रॉ मटेरियल से दो किस्म की सप्लाई की हुई है, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्ट भी, यानी कि 1,564,000 की आपको करनी पड़ेगी अपोर्शनमेंट। और आपने फिक्स एसेट परचेज किए यानी प्लांट एंड मशीनरी, जिस पर आपने सेल टैक्स पे किया। और ऑब्वियसली हम अज्यूम करेंगे प्लांट एंड मशीनरी आपने इन दोनों किस्म की गुड्स को सप्लाई करने के लिए क्या किया है? बनाया, खरीदा है। तो उस पर जो सेल टैक्स पे किया आपने वो भी आपके लिए इनपुट टैक्स एडजस्टेबल है। ठीक है, जब तक कि इसको मेंशन ना किया जाए फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, जब तक ऐसा नाम ना दिया जाए तब तक आप उसको फिक्स एसेट जब भी लिखा हुआ जाए उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर लेंगे, जब तक कि कोई ऐसा नाम ना ले लिया जाए जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना आपको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। इस चीज को आप जहन में रखेंगे लाजमी सब लोग। अच्छा, अब उसके बाद वर्कआउट सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आजाद विद इनपुट टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड इफ एनी इन हिज सेल्स टैक्स रिटर्न। ठीक है जी, तो क्योंकि पहली दफा हमारे पास केस आ रहा है किस चीज का, कि हमारे पास क्या कहते हैं फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स भी है, तो दो काम करना है। नंबर 1, सबसे पहला काम ये करना है इसमें कि आपको रॉ मटेरियल के इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट अलहदा करनी है और आपको फिक्स एसेट के इनपुट टैक्स की अपोर्शनमेंट अलग से करनी है। लेकिन जो रॉ मटेरियल का इनपुट टैक्स है उस पर 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है, लेकिन जो फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स है उस पर कोई 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, भले कोई शख्स भी मतलब उसको क्लेम करे। ठीक है ना? तो ये चीज सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए और उनको जहन में रखते हुए क्या करें आप उसको सॉल्व करें। जो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वर्कआउट करें। नाम क्या है? मिस्टर आजाद। ठीक है जी, क्या वर्कआउट करने लगे? सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ एंडेड 30, जो भी मंथ हो उसका। कौन सा मंथ एंड हुआ? फरवरी का मंथ एंड हुआ।
ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे आप, आउटपुट टैक्स। अब इसके पास तो है ही क्या, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, दो ही चीज़ें, और वो आउटपुट टैक्स पहले आपके पास निकला हुआ है। ऑन टैक्सेबल सप्लाईज, जिसको टैक्स लॉ ना खुद ही, जिसको क्वेश्चन ने आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है, 6 मिलियन का 17%, 1,20,000, आप भी डायरेक्ट ऑन exempt supplies of rupees 4 million, कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं हुई, तो टोटल आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 1,20,000। तो अब इस क्वेश्चन में रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात भी नहीं हुई। तो सबसे पहले आप क्या करें, लेस करें इनपुट टैक्स, ठीक है जी, और वो इनपुट टैक्स आप क्लेम करेंगे ऑन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। नंबर 1 एक्चुअल इनपुट टैक्स, नंबर 2 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 1,20,000 का 90% निकाल लीजिए, 916,000, 918,000, ठीक है जी। लोअर आएगा वो हम क्लेम करेंगे, अभी हम इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन करने वाले हैं, लोअर ऑफ अबव। उसके बाद इनपुट टैक्स क्लेम करें ऑन व्हाट, फिक्स्ड एसेट्स, उनका जो भी इनपुट टैक्स बनेगा हम क्लेम कर लेंगे, ठीक है। अब वर्किंग कर लेते हैं इसकी, ठीक है जी ना। इनपुट टैक्स वर्कआउट कर लीजिए, ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
कैलकुलेट किया हुआ आपके पास ऑलरेडी कितना 1,564,000 on purchase of fixed assets कितना 289,000 टोटल कितना हो गया 1,853,000 लेकिन अब टोटल को अपोर्शनमेंट नहीं करें आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अलग से करें ठीक है जी तो हम लिखें अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स ठीक है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स करें और अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्या है जनाब आप यहाँ सब चीज़ लिख दें जनाब डिस्क्रिप्शन है टर्नओवर अपोर्शनमेंट ठीक है यहाँ लिखा आपने इनपुट टैक्स फिर लिखा आपने नीचे रॉ मटेरियल यहाँ लिख दिया आपने फिक्स एसेट ठीक है जी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिखा है यहाँ पर सेल्स सेल्स वैल्यू ठीक है टैक्सेबल सप्लाईज और exempt सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो कितनी है 6 मिलियन है और exempt सप्लाईज जो है वो कितनी है 4 मिलियन टोटल टर्नओवर जो है वो 10 मिलियन ठीक है जी अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं अपोर्शनमेंट अगर आपको टाइम लग रहा था मतलब ये परसेंटेज मेंशन करते हैं यहाँ पर
कि भाई आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई का 60% है और आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है टोटल सप्लाई का 40% है। तो अब आपका जो भी इनपुट टैक्स बनता है उसका 60% बिलोंग करता है किससे, टैक्सेबल सप्लाई से, और जो भी आपका इनपुट टैक्स बनता है उसका 40% बिलोंग करता है किससे, एग्जेम्प्ट सप्लाई से। यहाँ लिखते हैं 1,564,000 और यहाँ लिखते हैं आप 289,000। ठीक है जी, 1,564,000 का निकालें आप 60%, 938,400। ठीक है, और उसके बाद आप रिमेनिंग कितना बनता है आपके पास, 40% कितना बनता है, 625,600। अच्छा, फिक्स एसेट का निकाल लें। फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स है 289,000, 289,000 का निकालें आप 60%, 173,400। और आप निकालें 289,000 का 40%, तो आंसर बनेगा 115,600। ठीक है जी, अब आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ। तो एक्चुअल इनपुट टैक्स ₹938,400। अच्छा जी, क्या क्लेम करेंगे आप, लोअर अब लोअर क्या आ रहा है, 918,000, 9,18,000। और जो फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना बन रहा है आप क्लेम कर लें। वो कितना है, 173,400। ठीक है, बल्कि एक काम ये करें कि अपना जो इनपुट टैक्स है ना, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करने बाद टोटल कर लें ताकि आपको कैरी फॉरवर्ड अलग अलग मिल जाए। तो एक चीज़ नोट कर लें, मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और थोड़ा सा इसको हम वर्कआउट पहले कर लेते हैं। ओके ना, देखिएगा आप, सही है। तो हमने सबसे पहले नॉर्मल इनपुट टैक्स आपका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 1,20,000 से अगर आप 9,18,000 माइनस करो तो आपके पास आंसर क्या बचता है, 1,02,000। अब इस 1,02,000 में से आप लेस कर लो क्या, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, कितना, 173,400। तो डिफरेंस कितना आ गया, 71,400। नेगेटिव, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, इनपुट टैक्स तक इफेक्ट नील हो जाए, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। ठीक है जी, तो जैसे इसको आपने नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो आपका बैलेंस यहाँ पर क्या होगा, नील हो गया। सेल्स टैक्स पेएबल क्या हो गया, नील हो गया। ठीक है, और आप क्या करें,
जो आउटपुट, जो आपका रिस्ट्रिक्शन वैसे इनपुट टैक्स है उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दें। इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। वो कितना है? 9,38,400 माइनस 9,18,000, 20,400। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे पकड़ के ऐसे मार देना चाहिए था नीचे। ओके जनाब, ठीक है जी। तो हो गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व ये वाला। वो अगले पीरियड में रजिस्टर होगा बेटा। वो जो भी एक्सेस, इसको बोलेंगे ना एक्सेस इनपुट टैक्स, कि आपके पास इतना सफिशिएंट आउटपुट टैक्स नहीं था तो उसको अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब आपके पास दो कैरी फॉरवर्ड है ना। एक आपका कैरी फॉरवर्ड है रॉ मटेरियल के इनपुट टैक्स का ड्यू टू 90% रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा आपका कैरी फॉरवर्ड है इनपुट टैक्स फिक्स एसेट का। ये दोनों आप अगले पीरियड में क्लेम कर लें, दैट्स ऑल। कोई इशू थोड़ी है। सही है। ओके बेटा, जवाब दें। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके। तो अब अगला सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आप लोगों से? कोई ऐसा जैसे 10 ना हुआ? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे 10 ना हुआ? आंसर वेरीफाई कर लेना। आंसर वेरीफाई नहीं हुआ आपका? क्या आंसर वेरीफाई नहीं हुआ? हुआ तो है लेकिन आंसर वेरीफाई नहीं हुआ। हो गया ना, फिर क्या टेंशन है? करना है मतलब मैं सॉल्व करूं उसको? आप फॉर्मेट मेरे वाला फॉलो करें बस। चल अब एक काम ये करें आप लोग, या आप लोग सॉल्व करके दिखाएं क्वेश्चन नंबर 6 मिस्टर एडम के नाम से। स्टार्ट हो जाए बस, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना। मिस्टर एडम, स्टार्ट करें जनाब। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, Mr. Adam, a registered person and engaged in supply of various types of appliances for last many years. He has provided you the following information for the month of February 2018. Supplies made during the month amount to rupees 95 million. यानी overall supplies 95 million की हैं. Details of supplies made are as exports की हैं 50 million की, zero rate supply, exempt supply 10 million की हैं. Taxable supplies to registered person 30 million की, to unregistered person 5 million की. ओके जनाब। उसके बाद के लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ही हैज मेड एन एडजस्टमेंट ऑफ ₹500,000 थ्रू क्रेडिट नोट इन अ रजिस्टर्ड पर्सन बैलेंस। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन के बैलेंस में से उसने 5 लाख का क्रेडिट नोट इशू किया, मतलब
5 लाख क्या हुआ है, सेल रिटर्न हुआ है। फॉलोइंग परचेजेस वर मेड, यानी रजिस्टर्ड पर्सन के बैलेंस को अगर उसने क्रेडिट किया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके बैलेंस में कमी आई है ऑब्वियसली। अब उसका रीजन सेल रिटर्न भी हो सकता है और कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन का बैलेंस इसके पास डेबिट बैलेंस है, और जब वो क्रेडिट नोट इशू करेगा तो इस बैलेंस में 0.5 मिलियन से कमी आ जाएगी। The following purchases were made during the month. Registered person से 45 million, unregistered person से 15 million. उसके बाद all goods purchased from unregistered person are exclusively used for making taxable supplies. इस पॉइंट के इफेक्ट को इग्नोर किया जाता है कि अब मैं सोल्यूशन में तो हम भी कंसीडर नहीं करते। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है आपके पास, an amount of rupees 3 million is payable to registered person since 2012-2017. The input tax on the purchase was accounted in the relevant tax period. अब देखें, एक इनवॉइस आउटस्टैंडिंग है, मतलब उस जिसका इनपुट टैक्स आप 20-12 यानी दिसंबर के महीने में आप क्लेम कर चुके होंगे और वो अब तक अनपेड है, तो क्या इस इनवॉइस को रेज हुए हुए आज की डेट पर 180 दिन पूरे हो चुके हैं? अगर पूरे हो चुके हैं 180 दिन तो क्या करें, इसका इनपुट टैक्स आप रिवर्स कर दें। तो अगर आप फरवरी, आप काउंट करें कहाँ से, आप काउंट करें 20 दिसंबर से, तो 20 को मिलाकर 12 दिन होंगे दिसंबर के, 31 दिन होते हैं। 31 माइनस 20 11 दिन, 20 को काउंट करें 12 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन। ठीक है, काउंट कर लें सब लोग। ठीक है, 70 दिन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनवॉइस इज आउटस्टैंडिंग फॉर 70 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका इनपुट टैक्स रिवर्स नहीं करेंगे, ऐसा ही है। क्लियर है बात सबको? जवाब दें बेटा। उसके बाद मिस्टर एडम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग एरियर्स 500,000 सरचार्ज, 70,000 रुपये पेनल्टी, 30,000 रुपये। अब बड़ा सिंपल वे है कि ये पॉइंट नंबर 6 जो है ना, ये पॉइंट नंबर 6 का करना ही है आपने कि जो आपका सेल्स टैक्स का रिफंड बनता है उस रिफंड में से इसको एडजस्ट कर लेना है आप। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा आपने मिस्टर एडम, sales tax liability for the month ended 28 February. Output tax on local taxable supplies on zero rated supplies on exempt supplies. ठीक है, ये वर्कआउट कर लेंगे आप। उसके बाद लेस करना है आपने इनपुट टैक्स, तो देख लें बेटा इसकी एक्सपोर्ट्स इनफ हैं, इतने इनफ है कि इसको 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से बचा सके। आप देखें कि इसकी क्या इसकी जीरो रेट सप्लाईज जो हैं वो इतनी सप्लाईज हैं कि इसको 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से बचा सकें। तवज्जो कीजिएगा, जरा देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा। वो पॉइंट हमने पढ़ा था,
जवाब दें। तो ये एक्सपोर्ट्स हैं 50 मिलियन की, और आपकी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो 10 को, अगर 95 में से 10 निकाले तो 85 बनती है टैक्सेबल सप्लाईज। 50 को डिवाइड बाई 85 करें तो आपका एक्सपोर्ट्स जो है वो 50% से एक्सीड करता है। ठीक है, यस और नो, बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन पर 90% रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, यस और नो। यानी इसकी जीरो रेटेड सप्लाईज ने इसकी बाकी सप्लाईज के ऊपर एडजस्ट होने वाले इनपुट टैक्स को 90% रिस्ट्रिक्शन लगने से बचा लिया। ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो सीधा इनपुट टैक्स लेस कर देना है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ऐड करना है अपने क्या, फर्दर टैक्स। ठीक है, फर्दर टैक्स आपने ऐड कर देना है। एट व्हाट, 3%। ठीक है, तो क्या मिल जाना है? सेल्स टैक्स पेबल मिल जाना है आपको। बाकी इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं पहले, इनपुट टैक्स वर्कआउट कर लेते हैं हम यहाँ पर इसका। इनपुट टैक्स ऑन परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। कितना है? गुड्स परचेज किए आपने 45 मिलियन की, तो 45 मिलियन का आप निकालने हैं 17%। कितना? 7,650,000 इनपुट टैक्स है, इसकी होनी अपोर्शनमेंट। अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑब्वियसली आपने कोई सेल टैक्स पे नहीं किया। ठीक है जी, कितनी परचेज की है? 15 मिलियन। टोटल आपका इनपुट टैक्स बन रहा है 7,650,000। ठीक है, अब करनी है आपने अपोर्शनमेंट। डिस्क्रिप्शन, टर्नओवर, इनपुट टैक्स, अपोर्शनमेंट।
ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले सप्लाईज टू लिखा हुआ क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी है बेटा, 30 मिलियन की सप्लाईज हैं। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड को कितनी सप्लाईज है बेटा, 5 मिलियन। टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितनी जाएंगी, 35 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोर्ट्स या जीरो एट सप्लाईज, कितनी है, 50 मिलियन। और उसके बाद आपके पास जो है वो एग्जाम सप्लाईज कितनी है, 10 मिलियन। ठीक है जी। टोटल कितना बन जाएगा आपके पास, 90 मिलियन, 95 मिलियन। अच्छा, अब आपके पास क्लेम करने के लिए कितना इनपुट टैक्स है, 7.65 मिलियन। तो आप क्या करें, क्लेम करें, 35 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 7.65। क्या आंसर आता है, 2 मिलियन 2.818। उसके बाद 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 7.65। ठीक है, 4.026। उसके बाद 10 मिलियन डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 7.65। कितना आ गया आंसर आपके पास, 0.8052। 806 होना चाहिए आंसर ये। बहरहाल जो भी है, तो ये आपके सामने है, तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इसको आप देख लें। और अब इसके बाद क्या करना है, आपने निकालना है आउटपुट टैक्स ऑन लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, जो कि टोटल बनती है 35 मिलियन की।
ठीक है, उसका निकालें आप कितना, 17%, कितना बनता है? 5,950,000। अच्छा, उसके बाद जीरो एट सप्लाईज जो है वो कितनी है, 50 मिलियन की है। 50 मिलियन का निकाल लें आप 0%, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और एग्जाम सप्लाई कितनी है, 10 मिलियन की, तो 10 मिलियन के ऊपर कोई आउटपुट टैक्स नहीं है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना जाएगा, 5 मिलियन। इसमें थोड़ा सा क्या है, क्रेडिट नोट का इफेक्ट लेना है हमने। 5,950,000। ठीक है, लेस क्या कर दें, क्रेडिट नोट इशू। $0.5 मिलियन का 17%, 8,500। ठीक है, नेट करके क्या आंसर आता है, 5,941,500। अब लेस कर लेना आप इसमें से इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना बनता है बेटा, 85,000 आ रहा है, ओके। 85,000 5 लाख का निकालो ना, हाँ, सही कह रहा है, 85,000 आ रहा है। 5 लाख का निकालो, 5 लाख का निकालो, कितना, 85,000। तो नेट कितना आ गया आपके पास, 5,865,000। इसमें से लेस करो इनपुट टैक्स जो कि आपके पास अवेलेबल है, कितना, 2,818,000। नेट करो, कितना बनता बैलेंस, 3,47,000। फर्दर टैक्स ऐड करो इसके अंदर, 5 मिलियन का फर्दर टैक्स, 5 मिलियन का 150,000। तो सेल्स टैक्स पेबल कितना जाएगा, 3,47,000 में अगर आप ऐड कर देते हो 150,000, तो डिफरेंस जो सम कितना होगा 3,197,000। ठीक है, और उसके बाद आपके पास रिफंडेबल कितना है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन एक्सपोर्ट्स कितना है बेटा, 4,26,000। इसमें जो भी सरचार्ज वगैरह है ना वो लेस कर दो, यानी एफबीआर जब भी आपको रिफंड करेगा वो सारे अपने हिसाब किताब माइनस करने के बाद करेगा।
तो एरियर्स 5 लाख, सरचार्ज 70,000, पेनल्टी 30,000। सरचार्ज, पेनल्टी 70 और 30, तो उसमें टोटल 6 लाख माइनस कर दो। सेल्स टैक्स रिफंडेबल का नेट अमाउंट क्या आ गया? 3,426,000। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या हो गया? कंप्लीट हो गया बेटा। आप बोलिए, कोई मसला हो तो बताइए। हाँ आ सकती है बेटा, आ सकती है। इसके अंदर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वही सॉल्यूशंस के वे ऑफ डिफरेंट। आई कैप के सजेस्टेड आंसर में शायद ऐसा किया हुआ है, मे बी शायद। तो ये वही है, डिफरेंट क्या कहते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं इसके अंदर कि कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बेटा जैन? तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको किसी आई कैप के आंसर में मिलता है ऐसा तो आप कर सकते हैं फॉलो, कोई इशू नहीं। सही है, ठीक है बेटा। ठीक है जी, तो अभी आपके सामने मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया। बाकी क्वेश्चन आप आगे ट्राई करें, 12 से ट्राई करें। एक क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए। अगर ये कर लिए तो क्वेश्चन, तो फिर हम रिमेनिंग थ्योरी कंप्लीट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, और बाकी फिर क्वेश्चन आप करते रहेंगे ट्राई। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।